नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस रोमांचक चर्चा में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण जीवनधारा यानी गंगा नदी तंत्र के उस महाकाव्य जैसे पैमाने को समझने जा रहे हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। यह पहाड़ों की उन जमा देने वाली ऊंचाइयों से शुरू होने वाली एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जहां कई छोटी बड़ी जलधाराएं मिलकर एक विशाल नदी का रूप धारण करती हैं। हम उत्तराखंड के उन ऊंचे शिखरों से लेकर उन पवित्र संगमों तक का सफर तय करेंगे जहां वास्तव में गंगा का जन्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस यात्रा को हम इन मुख्य पड़ावों के जरिए समझेंगे। पहला, गंगा भारत की जीवनधारा कैसे है। फिर हम जानेंगे नदियों के उद्गम यानी ग्लेशियर्स के बारे में। इसके बाद अलकनंदा और चार प्रयाग, भागीरथी और देवप्रयाग का संगम। फिर एक बहुत ही रोचक सास बहू की लोक कथा और अंत में गंगा की मैदानी यात्रा का आरंभ। खंड 1, गंगा भारत की जीवनधारा। देखिए, प्राचीन पुराणों से लेकर ऋग्वेद तक इस नदी का जिक्र हमारी संस्कृति की जड़ों में गहराई से बसा हुआ है। चाहे भौगोलिक नजरिया हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, हर तरह से गंगा का योगदान बिल्कुल अद्वितीय है। लंबाई और अपवाह तंत्र के मामले में यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि गंगा किसी एक खास जगह से सीधे गंगा के रूप में नहीं निकलती। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो कई नदियों के आपस में मिलने से अपना ये विराट स्वरूप हासिल करती है। ये बिल्कुल एक विशाल पहेली की तरह है जिसके कई टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं। खंड 2, ग्लेशियर, नदियों का उद्गम। इस विशाल नदी नेटवर्क की असली शुरुआत को समझने के लिए हमें ग्रेटर हिमालय के उन बेहद ऊंचे और बर्फीले शिखरों की ओर चलना होगा। इन्हीं जमा देने वाली और दुर्गम ऊंचाइयों पर हमारी इस शक्तिशाली नदी प्रणाली का जन्म होता है। अब यहां जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये आंकड़ा 6100 मीटर। जरा सोचिए, ये ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पर तापमान इतना ज्यादा गिर जाता है कि पहाड़ों के शिखर हमेशा, जी हां, हमेशा मोटी बर्फ से ढके रहते हैं। और यही वो कठोर और बर्फीला वातावरण है जो हमारी इन जीवनदायिनी नदियों का वास्तविक स्रोत बनता है। यहीं पर एंट्री होती है ग्लेशियर्स की, जिन्हें हम हिंदी में हिमानी भी कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो ग्लेशियर बर्फ की वो विशालकाय चट्टानें या पर्वत शिखर हैं जो स्थायी रूप से जमे रहते हैं। जब यही ठोस बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है तो ये हिमालयी नदियों को जन्म देती है। इन्हीं जमे हुए दिग्गजों के पिघलने से उन जलधाराओं का निर्माण होता है जिनके रास्ते को आज हम ट्रैक करने वाले हैं। खंड 3, अलकनंदा और चार प्रयाग। चलिए अब इस नदी तंत्र के पूर्वी हिस्से की थोड़ी जटिल लेकिन बेहद शानदार भौगोलिक यात्रा को समझते हैं। ये यात्रा शुरू होती है अलकनंदा नदी से। जैसे जैसे ये नदी पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे की ओर उतरती है, ये रास्ते में कई और सहायक नदियों को अपने अंदर समाहित करती चली जाती है। इस पूरी यात्रा को सांस्कृतिक नजरिए से समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास सतोपंत ग्लेशियर मौजूद है, जहां से विष्णु गंगा नदी निकलती है। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम बताए गए हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में गुजरात का द्वारका, पूर्व में उड़ीसा का पुरी और दक्षिण में तमिलनाडु का रामेश्वरम। इन चारों धामों को देश के 4 अलग अलग कोनों में स्थापित करने के पीछे एक बहुत ही गहरी सोच थी। सोच ये थी कि इसी बहाने लोग पूरे भारत का सफर करें और इस देश की अद्भुत विविधता को एकदम करीब से महसूस कर सकें। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है कि नदियां कैसे एक दूसरे से मिलती हैं। इस क्रम को ध्यान से समझिए। बद्रीनाथ के सतोपंत ग्लेशियर से विष्णु गंगा और कामेद ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती हैं। ये दोनों विष्णु प्रयाग में आकर आपस में मिलती हैं और यहीं से इस संयुक्त जलधारा को अलकनंदा कहा जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर नंदा देवी ग्लेशियर से निकलने वाली नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। फिर पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर, जिसे कर्ण गंगा भी कहते हैं, वो आती है और कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। इसके बाद चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में समा जाती है। ये एक के बाद एक होने वाले संगमों का एक एकदम अचूक और अद्भुत भौगोलिक क्रम है। इन्हीं पवित्र संगमों को सामूहिक रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इसे आप नीचे की ओर जाती एक विशाल सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। पहला कदम विष्णुप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग और अंत में 5वां और सबसे खास देवप्रयाग। हर एक कदम पर एक नई नदी अलकनंदा में अपना पानी मिलाती है,
जिससे अलकनंदा का आकार और उसकी ताकत दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। चलिए चौथे प्रयाग यानी रुद्रप्रयाग पर पल भर के लिए रुकते हैं। यहाँ जो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है वो असल में चोराबारी ग्लेशियर से निकल कर आती है, जो केदारनाथ धाम के ठीक पास स्थित है। केदारनाथ मंदिर इसी मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। यहाँ ये याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2013 में उत्तराखंड में जो भयंकर बाढ़ की त्रासदी आई थी, जिससे भारी जनहानि हुई थी, वो इसी मंदाकिनी नदी में ही आई थी। खंड 4 भागीरथी और देवप्रयाग का संगम। अब तक अलकनंदा अपनी पूरी विशालता के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी नदी तंत्र के पश्चिमी हिस्से में एक और बेहद शक्तिशाली नदी आकार ले रही है, और वो है भागीरथी। अक्सर लोग भागीरथी के उद्गम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए इसे साफ करते हैं। गंगोत्री असल में एक बहुत ही विशाल और लंबा ग्लेशियर है, और इसी बड़े ग्लेशियर के भीतर एक बहुत ही खास जगह है जिसे गोमुख कहा जाता है। भागीरथी का असली उद्गम इसी गोमुख से होता है। इसी बीच हथलिंग ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है, भिलंगना, जो आगे जाकर भागीरथी में मिल जाती है। इन दोनों के संगम पर कोई प्रयाग तो नहीं है, लेकिन यहाँ भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम जरूर बनाया गया है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब ये तीव्र वेग से बहने वाली उफनती हुई भागीरथी शांत लेकिन विशाल अलकनंदा से टकराएगी तो आखिर क्या होगा? ये पूरी भौगोलिक यात्रा का सबसे चरम बिंदु या कह लें कि क्लाइमैक्स है। ये महाटकराव होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग 5वां और सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि जब गंगा धरती पर उतरी थी तो सभी देवी देवता भी यहाँ आए थे, इसीलिए इसे देवों का प्रयाग कहा गया। बिल्कुल यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा हमेशा के लिए एक हो जाती हैं, और यही वो खास जगह है जहाँ से इस संयुक्त जलधारा को आधिकारिक रूप से गंगा का नाम मिलता है। गंगा का सच्चा जन्म यहीं से होता है। खंड 5 सास बहू की लोक कथा। देवप्रयाग के इस भव्य संगम से उत्तराखंड की एक बेहद मजेदार और दिलचस्प लोक कथा भी जुड़ी हुई है, जो इन नदियों को एक मानवीय रूप देती है। स्थानीय कहानियों में भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू का नाम दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भागीरथी जब पहाड़ों से उतरती है तो उसका वेग बहुत तेज होता है। वो बहुत शोर मचाती है, बिल्कुल एक तेज मिजाज और सख्त सास की तरह। वहीं दूसरी तरफ अलकनंदा में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होने के बावजूद वो बहुत गहराई और शांति के साथ बहती है, बिल्कुल एक शांत स्वभाव वाली बहू की तरह। लेकिन जब देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन होता है तो शांत अलकनंदा यानी बहू अपनी शांति से तेज भागीरथी यानी सास को भी शांत कर देती है, और फिर दोनों मिलकर गंगा के रूप में एक शांत सुखद यात्रा पर आगे बढ़ जाती हैं। है ना कितनी खूबसूरत बात? खंड 6 मैदानी यात्रा का आरंभ। देवप्रयाग में एक होने और पूरी तरह शांत होने के बाद अब ये नवजात लेकिन विशाल गंगा कठोर पहाड़ों को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेती है। ये बड़ा भौगोलिक बदलाव हमें देखने को मिलता है हरिद्वार में। देवप्रयाग से निकलने के बाद गंगा पूरे पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार ही वो स्थान है जहां गंगा उत्तराखंड के उन खतरनाक और दुर्गम पहाड़ों को पीछे छोड़कर जीवन में पहली बार समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पहाड़ों की वो अलग अलग उग्र धाराएं अब पूरी तरह एकजुट होकर भारत की शांत जीवन रेखा बन चुकी हैं। यहां से ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। हिमालय के ग्लेशियरों की बर्फीली चोटियों से शुरू होकर अनगिनत नदियों को खुद में समेटते हुए गंगा अब पूरे जोश के साथ मैदानों में उतर चुकी है। लेकिन जरा सोचिए, पहाड़ों से लाई गई ये अपार ऊर्जा, ये पानी और ये गाद आगे जाकर क्या रूप लेगी? ये एकीकृत जीवन धारा जब बंगाल की खाड़ी की ओर अपनी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा करेगी तो ये भारत के विशाल मैदानी इलाकों को कैसे आकार देगी? कितने शहरों और कितनी सभ्यताओं को सींचेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महाकाव्य के अगले रोमांचक अध्याय की ओर सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस गहराई भरी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।